बाबू कोई दिक्कत नहीं ना हम लोग को इसमें? आ रहा है देखो तो, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। चलिए हम लोग पहला चैप्टर क्या पढ़े थे? यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ लिए हैं, राष्ट्रवाद क्या है, कैसे है, क्यों है, पढ़े ना राष्ट्रवाद के बारे में डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? दूसरा समाजवाद एवं साम्यवाद, यही नहीं पढ़े थे? सोशल एवं सोशलिज्म, कम्युनिज्म सब पढ़े थे। अब 3 चैप्टर आपका हिस्ट्री का स्टार्ट होने जा रहा है, 10th क्लास हिस्ट्री, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद या फिर राष्ट्रवादी आंदोलन। बात एक ही है, राष्ट्रवाद देखिए कहीं भी आपको राष्ट्रवाद मिलेगा, राष्ट्रवाद चाहे राष्ट्रवादी आंदोलन मिलेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ उद्देश्य में हुआ है, समझ रहे ना? या तो फिर देश के लोग ही उस देश को गुलाम बना लिए, या उसी देश पर कोई अन्य देश का कब्जा हो गया है, अधिकार हो गया है, समझ रहे ना? इसलिए क्या होता है, वहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन होती है, फिर राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्रवाद का उदय के कारण के यही है, कोई ना कोई उसमें आ गया। अब मान लीजिए खुशहाल है जिंदगी में, तो क्या दिक्कत हुआ है ना? खुशहाल जिसका देश है, अच्छा इलाका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें राष्ट्रवाद को चाहिए। राष्ट्रवाद को सब है राष्ट्रवादी का जी, जो देश के लिए करता सब सब राष्ट्रवादी है। तो हम लोग बाबू पढ़ेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग भारत का अगर नक्शा देखिएगा, भारत का देखिएगा चित्र, तो आप लोग हम वर्ल्ड में बता रहे थे, तो उसमें एक चीज दर्शाए थे कि आप एशिया कहाँ पड़ता है, एशिया कहाँ पड़ता है। जिससे मान के चलिए कि पूरा वर्ल्ड मैप है, ये पूरा क्या है वर्ल्ड मैप है, ये नॉर्थ होता है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट होता है। इसमें आपका एशिया कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट के बीच में पड़ता है ना? इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ना दिशा, डायरेक्शन। ये हो गया ना नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ। दक्षिण पूर्व है कौन जगह है? दक्षिण पूर्व है ना दक्षिण में ना पूर्व में, दक्षिण पूर्व के बीच में कौन जगह का है? दक्षिण पूर्व है ना? तो आपका एशिया पड़ता है कहाँ पे? यहाँ पे एशिया पड़ता है, समझ रहे हो? एशिया में सबसे नीचे क्या है? क्या है एशिया सबसे नीचे? यहाँ पे आपका भारत है। बेचारा बड़ा मेहनत करता है दुनिया भाई। देखिए अब यहाँ पर क्या है? भारत है। एशिया का अगर मैप देखिएगा आप लोग, तो एशिया के मैप के सबसे नीचे दक्षिण में क्या है? भारत है ना? सार्क में पढ़ा है आप लोगों? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन कॉर्पोरेशन, इसे नहीं पढ़ा है? सार्क पढ़ा है, उसमें 8 देश आता है सार्क में, पता है ना? 9th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा है सिलेबस में, ज्योग्राफी पढ़ाए हैं तो 1 चैप्टर में बताए होंगे। खैर छोड़िए, ये आपका कहाँ पड़ता है? एशिया पड़ता है पूरा। अगर वर्ल्ड मैप देखिएगा आप लोग मैप में, तो आपका मैप में हमारा देश कहाँ है, हमारा एशिया कहाँ है? तो कहिएगा उत्तर पूर्व में है, समझ रहे हो? उत्तर पूर्व में क्या है? एशिया है। एशिया के पूरा का है एशिया। एशिया क्या है? महादेश है, महाद्वीप है। इसके नीचे सबसे क्या है? हमारा देश है भारत। एशिया में भारत पड़ता है ना? सबसे बड़ा महादेश एशिया। एशिया में सबसे नीचे हमारा पड़ता है देश इंडिया, समझ रहे हो? अब देखिए इंडिया पड़ता है, और ध्यान सुनिए, इंडिया के नीचे, अब ये इंडिया हो गया। देखिए अगर पूरा कहें कि एशिया है, ठीक है, एशिया है, तो ये वाला भाग कौन सी का है? दक्षिण पूर्व एशिया। क्या कहेगा? है पूरा अगर एशिया है तो ऊपर में क्या कहेगा? है नॉर्थ होगा, है साउथ, है वेस्ट, है ईस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हो गया ना? हमारा देश कहाँ है? यहाँ पे है, नीचे दक्षिण में है ना? अच्छा मान ले कोई देश अगर यहाँ है, तो ये कहाँ है? दक्षिण पूर्व में है, समझ रहे ना बाबू तुम्हारी? ना पूर्व में है ना दक्षिण में है, इधर है, तो क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व में है। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो हम जब हिंद चीन के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई, हिंद चीन के बारे में समझो, तो हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश शामिल होते हैं। जो आपका हिंद चीन आता है उसमें 3 देश शामिल है। 3 देशों को सम्मिलित रूप में कहते हैं हिंद चीन। 3 देश को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? हिंद चीन बन जाएगा। तो इसके अंतर्गत बाबू कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। एक आता है लाओस या कंबोडिया, वियतनाम, पूछ लिखिए। पहले लिखते हैं वियतनाम,
वियतनाम आता है, लाओस आता है, एक आता आपका कंबोडिया। ये सब देश का नाम है, समझ रहे हो बाबू क्या बता रहे हैं। वियतनाम एक अलग देश है, लाओस एक अलग देश है, कंबोडिया एक अलग देश है। ये तीनों अलग अलग देश हैं, लेकिन यही तीनों देश को मिला के क्या बन जाएगा, हिंद चीन बन जाएगा, है ना। तो ये बाबू जो क्षेत्र है आपको देख रहे हैं, इसको अगर ध्यान से देखते हैं लोग बाबू, तो इसमें क्या है आप थोड़ा समझो, समझिए। अगर हम इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये तीनों देश है ना भाई, यह तीनों देश कहाँ है, देखो है नहीं है, कहने है दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व कौची के दक्षिण पूर्व में है, एशिया के, कहा है, एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो क्या लिखेंगे इसको, दक्षिण पूर्व एशिया, इसे लिखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया। ये तीनों देश कहाँ है, तीनों देश है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। और देखिए इसका जो तीनों के मिला के देखिएगा क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल है इसका जो विस्तार है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्र में क्या है विस्तार है इसका। तो इसका क्षेत्रफल कितना है तीनों को मिला के, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। देखो ध्यान सुनिए, अगर हम लोग अपने भारत देश के नीचे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, समुद्र मिलेगा, मिलेगा नहीं, हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर है। अच्छा हिंद जो महासागर हमारा है, अब सोच देखिए यहाँ पे हिंद महासागर होगा, होगा ना हिंद महासागर, भारत है, भारत में नीचे क्या हिंद महासागर है। अच्छा ये जो पूरा क्षेत्र है ना सब जलीय क्षेत्र है। अब जहां जहां देश है वो अलग बात है, यहाँ पर देश है, यहाँ पर देश, यहाँ पर देश, ठीक है, लेकिन सब क्या इधर क्या है, देश को छोड़ा क्या है, इधर अगल बगल क्या मिलेगा आपको, जल मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, जल मिलेगा, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब देखिए जो भी क्षेत्र होगा ना तो 3 तरफ से जल से घिरा होगा, कितने तरफ से घिरा होगा, 3 तरफ से। तो जो क्षेत्र 3 तरफ से जल से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। जो क्षेत्र चाहे जो जगह चारों तरफ से घिरा हो पानी से क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जो क्षेत्र चारों तरफ से पानी से घिरा उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जो क्षेत्र 3 तरफ से पानी से घिरा उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है हमारा तीनों देश का जो क्षेत्र है, जो बाउंड्री बनता है, तो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। तो ये कैसा क्षेत्र हमारा है, यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। आप लोग को समझ में आ रही है, यह कैसा क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अगर हम लोग बाबू, अगर हम लोग भारत के नक्शा अगर बना के आप लोग बताएंगे थोड़ा बहुत हल्का, समझिएगा, पूरा डिजाइन नहीं बनाएंगे हम। देखिए इसको बोलते हैं कौची, 7 सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर। वहाँ 7 गो स्टेट है, 7 हिस्से बोलते हैं 7 सिस्टर। यहाँ पे पतला सा ना रास्ता बनाया गया है ना, बोलते हैं नेक, चिकन नेक। क्या बोलते हैं, चिकन नेक। चिकन समझते हो ना, मतलब जो मुर्गा होता है ना, मुर्गा जो गर्दन होता है, तो उसी टाइप के वहां पे जगह बनाया गया इससे, उसका नाम क्या पड़ रहा है, चिकन नेक। यहाँ पे रास्ता है चिकन नेक, वो हमको नहीं पढ़ना, बता दिए सही। तो यहाँ पे जो 7 गोरा जिसे क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, 7 सिस्टर कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए अगर आप लोग इसमें बाबू, तो यहाँ पर क्या है बाबू, फिगर नहीं आ रहा, ये क्या है, हिंद महासागर है। आप बताओ वियतनाम लाओस कंबोडिया कहाँ है, वियतनाम लाओस कंबोडिया कहाँ है, ध्यान देखिए, वियतनाम लाओस कंबोडिया कहाँ है। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा बाबू मैप को, तो यहाँ पे आपका क्या है,
वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, यही ना क्रम है बाबू, क्रम यही ना है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ऐसी नहीं क्रम। तो पहले पहले कौन यहाँ पे पड़ेगा, देखिए इस साइड पड़ेगा ना, जो आपका भारत देश है इस साइड इधर का पड़ेगा आपका, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मतलब पहले वियतनाम तब लाओस तब कंबोडिया, मतलब भारत के है से पड़े सीधा ना। अगर ये भारत है तो इधर पड़े कुछ ही पड़ेगा आपका वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। यानी भारत के भी देखिए अगर ध्यान से, तो भारत के भी दक्षिण पूर्व में है, भारत के भी दक्षिण पूर्व में है ना। जब भारत सफा इधर है, मान लीजिए इधर है पूरा इधर, लेकिन पूरा एशिया कहाँ है, एशिया में कहाँ है, दक्षिण पूर्व में, एशिया के पूर्व पर दक्षिण पूर्व में, समझ रहे बाबू ना। तो पहले क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, वियतनाम है ना बाबू, आ रहा है वियतनाम, देखिए वियतनाम है, आ रहा है, एक ये हो गया आपका। उसके बाद क्या पड़ता है आपका, लाओस पड़ गया, उसके नीचे क्या है, हालांकि वियतनाम ऐसे पड़ता है, ऊपर आपको नक्शा तो हम दिखा नहीं सकते, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, गरीब आदमी है, कहाँ से लाए बताइए, गरीब आदमी है कहाँ से लाए, जरा उससे बोल रहे हैं कि तुम दिवा दो। एक है महाकाल, पावर उसके पास है भाई, चाहेगा तो तुरंत आ जाएगा, दिखाइए नहीं रहा है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, आगे बढ़े हम लोग। आप पढ़ते हैं क्या भाई, आप बताइए हिंद चीन के अंतर्गत कितने देश आते हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। लाओस और कंबोडिया पर किसका अधिकार था, अधिकार नहीं मतलब जो संस्कृति जो सभ्यता थी भारतीय थी, किसकी थी, भारतीय थी। बात चीज है, अभी देखेंगे हम लोग हिंद चीन क्या है, क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन, हिंद चीन क्या है, चीन लिख रहे हैं सॉरी, हिंद चीन क्या है, आप लिखिएगा डेफिनेशन अच्छा से, ठीक है। हिंद चीन क्या है, ध्यान सुनिए आप लोग, इसको ध्यान दीजिए, देखिए आप लोग, दक्षिण पूर्व एशिया में, कहा, दक्षिण पूर्व एशिया में 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वैसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। फिर सुनिए, दक्षिण पूर्व एशिया में 3 लाख वर्ग किलोमीटर सॉरी, दक्षिण पूर्व एशिया में 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वैसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों शामिल हो, उसे क्या कहते हैं, हिंद चीन। आगे समझ में आप लोग को, दक्षिण पूर्व एशिया में 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वैसा क्षेत्र, यहाँ तो बोलिएगा दक्षिण पूर्व एशिया में 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वैसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, फैला हुआ वैसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों शामिल हो, उसे क्या कहते हैं, हिंद चीन। क्लियर, लिख दें इसको, दक्षिण पूर्व एशिया में बाबू कोई दिक्कत नहीं ना है, दक्षिण पूर्व एशिया में किलोमीटर स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग, है ना, 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ वैसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसमें वियतनाम, लाओस, कंबोडिया शामिल हो, चाहे सम्मिलित हो, कुछ भी लिख दिएगा, उसे क्या कहते हैं, इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना। देखिए ध्यान सुनिए आप लोग, हम लोग ध्यान से अगर देखेंगे बाबू, दिमाग लगे आप लोग, कि जो आपका हिंद चीन है, तो हिंद चीन एक क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है आपका, क्योंकि अलग अलग वियतनाम देखेंगे, लाओस देखेंगे, कंबोडिया, तो छोटा पड़ जाएगा कि तीनों बहुत छोटा छोटा देश है, ऐसा बहुत बड़ा नहीं क्षेत्र है ना। इस सबको मिला दीजिए तो क्या बन जाता है आपका, हिंद चीन बन जाता है, बनता है ना। तो अब देखेंगे बाबू, इसका नाम आखिर हिंद चीन क्यों रखते हैं हम लोग, ठीक है, हिंद चीन का हिंद चीन नाम ही क्यों पड़ा, कोई और नाम क्यों नहीं पड़ा। तो ध्यान दीजिए,
इसमें दो क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे आपका लाओस है, कंबोडिया है, जो लाओस और कंबोडिया, तो लाओस और कंबोडिया में अधिक से अधिक भारत के जो साउथियन लोग थे, जो साउथ के लोग थे, वो जाके यहाँ पे काम अपना व्यापार करते थे, यहाँ पे जाके बस गए लोग। तो बसने की वजह से क्या होती है ना कि आपकी जो भाषा है, जो आपका कल्चर है, जो आपका संस्कृति है ना, तो वहां पे हो जाता है, थोड़ा सा निखर जाता है। तो यहाँ पे रहते रहते लोग क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा भारतीय लोग रहते थे, इसलिए इस पे किसका प्रभाव पड़ गया, भारतीयों का प्रभाव पड़ गया। किस पे, लाओस और कंबोडिया पर। और वियतनाम जो हो जाता है आपका, तो थोड़ा सा चीन के नजदीक पड़ जाता है, चीन ऊपर में इधर है, चीन के थोड़ा सा नजदीक में आ जाता है। तो इस पे जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, इस पर किसका सभ्यता संस्कृति आता है, चीन का आता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया। तो इस पे कैसे आ गया, चीन आ गया, और इस पे कैसे आ गया, हिंदुस्तान आ गया। पहले इंसान कहते थे ना, तो इसको हिंदू कह दिया, इसको चीन, हिंद चीन, इसको हिंद, इसको चीन, हिंद चीन, है ना। तो मतलब संस्कृति और सभ्यता पढ़ने की वजह से ना, प्रभाव, इसकी वजह से नाम का पड़ गया आपका, हिंद चीन पड़ गया, समझ रहे हो। थोड़ा सा इससे मिटा देते हैं, ठीक है, हम लिख देते हैं बाबू कुछ ही। हिंद चीन का नामकरण बताइए बाबू। लाओस और कंबोडिया ना, लाओस कॉमा कंबोडिया, लाओस और कंबोडिया, ये क्या पड़ता है आपका, वियतनाम। इस पर किसका प्रभाव पड़ा, हिंदुस्तानी सभ्यता एवं संस्कृति, समझे ना। लाओस और कंबोडिया पर किसका प्रभाव था, हिंदुस्तानियों का, वियतनाम। बहुत गुलाम वियतनाम में ना, वियतनाम को गुलाम बना के रखा था, वियतनाम को, चीन वाला। चीनी संस्कृति सभ्यता का प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, इसका मतलब जो कल्चर है, जो सभ्यता है, इस पे प्रभाव पड़ गया, और जो चीन का जो सभ्यता और कल्चर है, इस पे प्रभाव पड़ गया। तो इसका नाम क्या पड़ गया, हिंद कह देने लगे, इसको क्या कहते हैं, चीन। इस पे हिंद का प्रभाव था, इस पे चीन का प्रभाव था, इसलिए हिंद और चीन, हिंद चीन, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते बाबू, अब क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, हाँ, लाओस कंबोडिया में क्या पढ़ेंगे, लाओस कंबोडिया में भारतीय प्रभाव। तो देखिए, लाओस कंबोडिया में क्या है भारतीय प्रभाव, तो भारतीय लोग जो थे वहां पे एक कंबोज राज्य की स्थापना किए थे। किसका स्थापना किए थे, कंबोज राज्य का। कंबोज का नाम बाद में पढ़कर हो गया था उसका खमेर, खमेर साम्राज्य बढ़ गया था, समझ गए। जो आपका कंबोज क्षेत्र था वो कहाँ स्थापित किया गया था, कंबोडिया में एक राज्य बनाया गया, क्षेत्र प्रांत बनाया गया, जिसका नाम था कंबोज राज्य। अब कंबोज का आगे जल के नाम का पड़ गया था खमेर साम्राज्य। एक खमेर है ना, खमेर के शासक थे सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन थे, ठीक है, द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय थे। उन्होंने क्या किया कि जब खमेर साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो उस दौरान उन्होंने एक मंदिर बनाया, जिसका नाम था अंकुरवाट, ना। तो अंकुरवाट एक मंदिर का निर्माण किए थे, कौन, सूर्यवर्मन द्वितीय, कंबोडिया में। कहाँ पे, कंबोडिया में। तो कंबोडिया में सबसे पहले एक राज्य का स्थापना हुई, इसके नाम पे कौन सी, कंबोज राज्य। कंबोज राज्य का आगे नाम क्या पड़ गया, खमेर साम्राज्य। एक साम्राज्य होता है ना, साम्राज्य कब फलता है, जब कोई अधिकार कर लेता सब साम्राज्य का, तो उसका शासक होने लगता था। तो कंबोज का क्या हो गया, खमेर साम्राज्य हो गया। खमेर साम्राज्य के राजा कौन थे, सूर्यवर्मन द्वितीय, समझ गए। तो जब सूर्यवर्मन द्वितीय जब शासक थे, तो उस दौरान उन्होंने एक मंदिर बनाया, जिसका नाम क्या पड़ गया, अंकुरवाट। ये जो अंकुरवाट का मंदिर कहाँ बनवाए थे, कंबोडिया में, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था अंकुरवाट का मंदिर, दुनिया का सबसे विशाल मंदिर है। हालांकि ये मंदिर जो अंकुरवाट का मंदिर था, बाद में यहाँ पर बौद्ध मंदिर भी बना दिया गया, बौद्ध के, है ना। बौद्ध के मतलब जो भिक्षु थे, जो चाहने वाले थे, वो अपना भी प्रभाव वहां पे जमा लिए थे, सब बात नहीं था। लेकिन अभी तक ले अंकुरवाट का मंदिर है। इसको अंकुरवाट का मंदिर नहीं कहते, बोला जाता है अंग कोरवाट, अंग कोरवाट बोला था, बट आपकी किताब में दिया अंकुरवाट, वो अलग चीज है, समझे। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ बनाया गया, कंबोडिया में। तो पेपर में पूछेगा आपसे कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में।
चाहे अंकुरवाट का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्य मंदिर। तो जो मंदिर बनवाए थे उसमें किनकी पूजा होती थी? विष्णु भगवान। किनकी? विष्णु भगवान की। तो विष्णु भगवान के लिए एक मंदिर बनाया गया था, इसका नाम क्या था? अंकुरवाट। समझे आप लोग? तो इसको लिख देते हैं बाबू, इस पॉइंट को यहाँ पे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ बाबू, लाओस में बाबू ना, लाओस कंबोडिया पर कोई हंसा था, बिना मानने मतलब कहा था। बिना माने मतलब कि कंबोडिया, बड़ा नाम हो यार लाओस कंबोडिया। बाबू इसको मिटा देना पूरा, क्या करिएगा लेके। चलिए भाई मेरे आगे बढ़ते हैं। तो लाओस कंबोडिया पर ध्यान से सुनिए बाबू, क्या कौन शताब्दी में स्थापना की गई थी कम्बोज की? चौथी ना। तो चौथी में नहीं की थी, छठवीं में की गई थी। कब की गई थी? छठवीं शताब्दी में। उसको इरेज कर दीजिएगा मटेरियल से। छठवीं शताब्दी में कम्बोज राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? बाबू कहाँ पे की गई थी कम्बोज राज्य की? कम्बोडिया में ना। देखिए, ये जो कम्बोज राज्य थी बाबू, ध्यान सुनिए आप लोग, जो कम्बोज राज्य था इसका जो निर्माण किया गया था किनके द्वारा किया गया था? भारतीय द्वारा ना, भारतीय द्वारा किया गया। भाई इंडियंस। आगे बढ़ते बाबू, कम्बोज का नाम आगे क्या पड़ गया था आपका? आगे इसका नाम पड़ गया खमेर साम्राज्य। क्या पड़ गया था? खमेर साम्राज्य। ये पेपर आपसे नहीं पूछेगा है ना, खमेर साम्राज्य बता दीजिए। कम्बोज राज्य आगे चल के इसका नाम क्या पड़ गया था बाबू? खमेर साम्राज्य। खमेर साम्राज्य के राजा कौन थे? शासक। सूर्य वर्मा द्वितीय ना बाबू, वर्मन, वर्मन, ठीक है ना। अरे वर्मन का क्या फर्क पड़ जी, एग्जाम में क्वेश्चन मिल मार के निकल जाएगा, और तो वर्ड में चीनी नहीं करता है। सूर्य वर्मा कहिए, सूर्य वर्मन कहिए, सब ठीक है। सूर्य में वर्मा द्वितीय क्या थे बाबू? तो खमेर साम्राज्य क्या थे? शासक थे, लिखे ना शासक। देखिए कम्बोज राज्य आगे, खमेर साम्राज्य शासक सूर्य वर्मा द्वितीय है ना। खमेर साम्राज्य के शासक कौन थे? सूर्य वर्मा द्वितीय। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंबोडिया में क्या बनाया? लिख देते हैं एक लाइन में ना, देखो सूर्य वर्मा द्वितीय, समझ रहे हैं आप लोग? है द्वितीय ने आ रहे बाबू कंबोडिया में अंकुरवाट का मंदिर का किए स्थापित किए, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी। ठीक है यहाँ पे बाबू, इसमें विष्णु भगवान बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, हम क्या लिखे हैं? अंकुरवाट का मंदिर स्थापित किए जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी, है ना बाबू। और आगे लिखते हैं आपका, यह मंदिर
विश्व की सबसे मंदिर, क्या बाबू? मंदिर बोला, कुछ बोला है वो बेचारा, क्या बाबू? अच्छा मंदिर, सॉरी, मंदिर मंदिर। भगवान विष्णु के लिखे हैं यहाँ पर, देखो देखो इसको। सूर्य वर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंग्रवाट का मंदिर स्थापित किया, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी। यह मंदिर विश्व की सबसे बड़ी मंदिर है ना, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकुरवाट का मंदिर है ना, अंकुरवाट का मंदिर, इसको याद रखिएगा ना। और सूर्य वर्मा द्वितीय का देते, सूर्य वर्मा द्वितीय भारतीय थे लगभग, कुछ अंश था, पापा हो गए चाहे मम्मी हो गई, देखा उतार उसको पहले। सुनिए बालिका, थोड़ा पाइप ध्यान दीजिए, ठीक है? याद हो गया ना जो समझाया था अभी? अंकुरवाट का मंदिर किसने बनवाया था? कौन था? कौन थे? कह दीजिए हमारे पूर्वज थे। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि लाओस कंबोडिया पर किसका अधिकार रहती था? भारतीय था। अब पढ़ते हैं वियतनाम पर किसका था बाबू? वियतनाम पर चीन का, बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, वियतनाम पर चीन का प्रभाव। तो ध्यान दीजिए भाई मेरे, वियतनाम पर क्या था ना कि चीन का जो प्रभाव था पड़ने लगा। चीनी लोग रहते थे, चीनी संस्कृति, चीनी कल्चर, चीनी सभ्यता की वजह से यहाँ पे चीन का धीरे धीरे प्रभाव का होने लगा, पड़ने लगा। लेकिन धीरे धीरे चीन में जो बसने वाले मंचूरियन थे उन्होंने अधिकार कर लिया था वियतनाम के, ठीक है? तो वियतनाम के दो क्षेत्र थे, अन्नाम और तोंगकिन। तोंगकिन और अन्नाम दो क्षेत्र थे, दिमाग लगाइए। हमने क्या बताया? वियतनाम के कितने क्षेत्र? वियतनाम के दो क्षेत्र, हालांकि तीन को है, तीन बताएंगे कौन कौन। एक है आपका कोचिन चीन, देखिए, एक है तोंगकिन, एक है अन्नाम। ये दोनों पर किसका अधिकार हो गया था? चीन का। समझ रहे बाबू? तोंगकिन और अन्नाम पर, तोंगकिन और अन्नाम दो गो क्षेत्र था ना, कैसे हम लोग का भारत है जिसका एक बिहार हो गया, एक यूपी हो गया, एक मुंबई हो गया, कैसा क्षेत्र है? उसी प्रकार वियतनाम देश के दो गो क्षेत्र थे, बड़े बढ़िया बढ़िया फेमस, तोंगकिन और अन्नाम। ये दोनों क्षेत्र पर शुरू से किसका अधिकार रहा? चीन का था, समझे? तब तो जिसमें चीन का अधिकार है तो अपना कल्चर थोपेगा कि नहीं थोपेगा? अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर सब थोप देगा लोगों पर। अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी, उसकी प्रणाली भी चेंज कर सकता है। तो वियतनाम पर अल्टीमेटली किसका प्रभाव था बाबू? चीन का था, समझे? लेकिन चीन का ना मतलब नहीं होता है एक सस्टेन बना के रखना, तो सस्टेन बना के नहीं रखता था, मतलब शासन करता था लेकिन लगातार ना। जैसे जैसे मान लीजिए कोई राजा कमजोर पड़ गया, जैसे कोई राजा आया कमजोर है तो ये लोग क्या हो जाता था? आजाद। जैसे ही राजा कमजोर हो गया, राजा कोई कमजोर आ गया, तो इन लोग अपने आप क्या समझता था? हम लोग क्या है? आजाद है, स्वतंत्र है। लेकिन जैसे ही आ गया दूसरा राजा, कोई खतरनाक आ गया ना, मैंने थोड़ा सा सख्त आ गया कोई राजा, तो ये लोग क्या होता? फिर से काम कैसे हो जाता था? अधिकार में हो जाता था, मतलब कब्जा में कर लेता था फिर से। यानी चीन के अलग अलग राजाओं ने आया, अलग अलग तरह से मतलब इस पर अधिकार किए, कोई किया कोई नहीं किया, समझे? इस तरह से माने जब भी राजा चीन का कमजोर होगा, ये अपने आप को क्या समझता था कि हम लोग क्या है? आजाद हैं। तो चीन का देखेंगे बाबू, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे जो आपका वियतनाम है, यहाँ पर किसका अधिकार था? चीन का था, है ना? चीनी का। वियतनाम पर किसका अधिकार था? चीन का अधिकार था, है ना? आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पर जब भी राजा क्या होता था? कमजोर दिल का हो जाते थे, अधिक स्वतंत्र हो जाते थे, है ना? आगे बढ़कर हम देखेंगे कि चीन में जो राजा था कौन कौन कैसे कैसे आया। चीन में जो राजा थे किस वंश से थे और कौन थे? बाबू क्वेश्चन का लिख दें। चीनी शासक के क्रम, ठीक है? देखिए पहला कौन आया था? पहला किस वंश का आया था बाबू? खुद चीनी वंश के, नाम था चीनी वंश। कब आया था? 3वीं शताब्दी में। कब आया था?
तीसरी शताब्दी में पहला कौन वंश था बाबू? चीन वंश। वंश का नाम था, जैसे सुंग वंश है ना, लोधी वंश है, उसी प्रकार चीन वंश। चीन वंश के राजा कौन था? शासक। शासक का है वो, क्या था बाबू? सी ना, सी हुआंग टी नहीं, वो टी होता है, ठीक है, आप टी काट दीजिएगा, है ना। पहले पहले कौन वंश का अधिकार था बाबू वियतनाम पे? चीन वंश का था। वियतनाम पर किसका, कौन सा, किसका अधिकार था? किस वंश का? चीन वंश का। और चीन वंश का राजा कौन था? सी हुआंग टी। ऐसे है ना, माइनस देकर चीन रहता है, नाम रहता है सी हुआंग टी। सी हुआंग टी कहाँ का नाम होगा? चीन का होगा ना। तब इसके बाद कौन आया था पता है आपको को? किस वंश के? हान वंश के आया था। हान वंश से कौन राजा आया था? वू आती, उसका नाम में था ऐसा। इसके बाद 15वीं शताब्दी में आया था ना बाबू। 15वीं शताब्दी में कौन आया था? 15वीं शताब्दी में मिंग वंश का स्थापना हुआ। मिंग वंश का स्थापना हुआ। इसका शासक कौन था? क्या नाम था उसका? यूंगली। यूंगली ना, यूंगली। अच्छा, इसके बाद मंचूरियन आए थे ना। 19वीं शताब्दी में कौन आ गया था? मंचूरियन। देखिए, चीन पर एक कब्जा किया हुआ था, एक साम्राज्य था मंचूरियन साम्राज्य। उसने चीन पर अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार किया था? चीन पे। आज चीन किसको अधिकार किया होता पहले से? वियतनाम को। जब चीन पर अधिकार किया कौन? मंचूरियन। कौन किया? मंचूरियन। तो मंचूरियन चीन पर किया, इसका मतलब किस पे कर दिया? वियतनाम पे भी कर दिया, क्योंकि वियतनाम अल्टीमेटली किसके अंदर था? चीन के अंदर था। तो वियतनाम पे इसका ही कब्जा हो जाएगा। तो 19वीं शताब्दी में कौन वंश आ गया? मंचूरियन वंश आ गया। समझ गए? मंचूरियन वंश के बाद आ गया आपका फ्रांस आया। कौन आया था? फ्रांस। वो फ्रांसीसी आ गए थे। इसके बाद कौन आए थे 19वीं शताब्दी में? शासक नहीं थे ना, छोड़ थे। मंचूर वंश के अधीन चला गया। ये अधीन कुछ ही हो गया वियतनाम। समझे? उसके बाद किसका अधिकार में चला गया? मंचूर के बाद कौन आ गया था? फ्रांसीसी। ठीक है, लिखे हैं, बताओ। पहले पहले वियतनाम पर किसका होगा शासन? चीन वंश का होगा। उसके बाद किसका होगा? हान वंश का। उसके बाद मिंग वंश का होगा। उसके बाद मंचूर वंश के था। लेकिन ना, मंचूर वंश के अधीन वियतनाम हो गया, अधिकार में हो गया वियतनाम मंचूर वंश के। तो मंचूर वंश के बाद कौन आ गया था? इसके बाद कौन आए थे? फ्रांसीसी लोग। इसमें कोई दिक्कत है लोग? इसमें कोई दिक्कत है? आगे पढ़ेंगे भाई, में ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें याद कीजिए बाबू, वियतनाम शुरू से ही किसके अधिकार में था? चीन के। वियतनाम में कौन कौन क्षेत्र था? मुख्य रूप से तोंगकिन और अन्नाम। इस पे चीन का अधिकार था। चीनी शासक के क्रम लिख दिए, कौन कौन पहले मतलब अपना शासन करते गया। तो चीन में कौन कौन था? हालांकि आपके बुक में ढेर ज्यादा दिया है, कम नहीं ढेर दिया होगा। हम 3-4 इंपॉर्टेंट लिखे हैं। तीसरी शताब्दी में चीन वंश, फिर आया हान वंश, फिर कौन आया? मिंग वंश, फिर मंचूरियन वंश, चाहे मंचूर वंश कहते हैं, है ना। इसके बाद अब आगे क्या पढ़े हम लोग? खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं कुछ बाबू। व्यापारिक जो कंपनी थी, जो व्यापार करने के मतलब से आई थी एशिया में, उनका आगमन कैसे कैसे हुआ? उसका क्रमिक क्या था? तो आप लोग ना पढ़ाते हैं। आप लोग सबसे पहले कौन आया था भारत में? एशिया में कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। उसके बाद डच आए थे। उसके बाद कौन आया था? अंग्रेज आए थे। उसके बाद कौन आए थे? फ्रांसीसी। ठीक आए थे। पहले आप लोग उतार लीजिए, बताते हैं। व्यापारिक कंपनियों का आगमन। क्या पढ़ते हैं बाबू? व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक है, अब क्या हुआ भाई मेरे? जैसे ही आपका मंचूरियन वंश की समाप्ति हो गई, कौन आ गए? फ्रांसीसी आ गए। तो फ्रांसीसी को आने में थोड़ा समय लगेगा, उससे पहले बहुत सारे लोग आए थे, समझ रहे हो? तो ध्यान दीजिए आप लोग, हमने क्या पढ़ा? अल्लाह ना, फ्रांसीसी के अधीन हो गया था, है ना। वियतनाम पूरा आपका, हिंद चीन पूरा किसका अधीन हो गया था? फ्रांसीसी का अधीन हो गया था। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं व्यापारिक कंपनी के आगमन से, है ना बाबू। किससे आरंभ करते हैं? व्यापारिक कंपनी, जो व्यापार के मतलब से आए। तो पहला आपका आया था बाबू, जिसका नाम था
पुर्तगाल। पहला कौन आया? इसके बाद आया था, इसके बाद आया था इंग्लैंड यानी अंग्रेज लोग, इसके बाद आया था, इस तरह से लोग आए थे। तो पहला कौन आया था? कोई बता सकता है पुर्तगाल की राजधानी? लिस्बन। हाँ लिस्बन, पुर्तगाल राजधानी लिस्बन। तो पुर्तगाल जो है आपका, समझो मेरी बातों को बाबू, पुर्तगाल से पहले लोग कहाँ आए थे? एशिया में आए थे। काहे लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। तो व्यापारी के जो थे, स्पेशल उनका कारण क्या था? वो आए थे काहे लिए? व्यापार करने के लिए, मसाला वगैरह लेने के लिए, मसाला केसर, सब मसाला की बहुत अधिक ना साउथ में होता था खेती, अभी भी होता है। जीरा मिर्च वगैरह इतना मसाला खेती कहाँ होता है? केरल में होता है, चाय पत्ती केरल उधर होता है, कर्नाटक में होता है, कॉफी कर्नाटक में होता है क्या उन्हें सबसे अधिक? तो उधर से मसाला की खेती जो है ना साउथ में, हमारे भारत देश के नीचे यहाँ पे इस इलाके में बहुत ज्यादा चाय पत्ती वगैरह मसाला की खेती होती है, समझे? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक उधर ज्यादा होता है, समझ रहे ना? तो उस पे आया था वहां पे पुर्तगाली लोग। पुर्तगाल के जो पहला व्यक्ति कौन थे जो निकले थे खोज करने के लिए? बार्थोलोमियो डियाज। कौन निकले थे? बार्थोलोमियो डियाज। कब निकले थे? 1488 में। उसके बाद कौन निकला था? कोलंबस। कोलंबस आ रहा था कहाँ? भारत में ना। ये देखिए उसका मेन मोटिव क्या था? उन लोग का मेन मोटिव था एशिया में जाना, स्पेशली भारत ना, एशिया था। भले हम लोग पढ़ते हैं इसे खोज करने के लिए, बट एशिया में तो ही भारत है, एशिया में ही तो भारत है। आप बताइए, अब सोच के देखिए बाबू, ये हमारा पूरा क्या है? एशिया है। यहाँ पे क्या है? भारत है ना? यहाँ पे क्या आपका सटले क्या है? यूरोप है। यूरोप से लोग निकले तो कहाँ आएंगे? एशिया में जाएंगे, जाएंगे एशिया में। तो एशिया में जाने से पहले कौन देश भेटाई? भारत नहीं भेटाएगा भारत। तो समुद्री मार्ग से अगर जाएगा, हम जानते हैं कि नीचे से पहले भारत है, तो भारत में एंट्री करेगा, जाहिर सी बात है। तो एंट्री भारत में कर रहा है, ठीक है, यहाँ से करेगा। तो सबसे पहले चला कौन था? बार्थोलोमियो डियाज 1488 में आया था, अफ्रीका तक आया था ना, अफ्रीका का। अफ्रीका से फिर कहाँ लौट गया था? अफ्रीका से व्यापार किया, ऐसा बात नहीं, व्यापार किया वहां से, फिर चला गया कहाँ? अपना पुर्तगाल चला गया। फिर वहां से कोलंबस आया। कोलंबस आना था कहाँ? भारत। चला गया था कहाँ? अमेरिका। ऐसा पढ़ा है ना चीजें, चला गया था अमेरिका। अमेरिका खोज कर दिया वो कौन? कोलंबस। डिटेल में पढ़ाया आगे। फिर चला था कौन? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा आया अफ्रीका। अफ्रीका के बाद कहाँ गया था? भारत के साउथ में, केरल में आ गया था, आया था ना। तो उसको वास्को डिगामा पहला ऐसा व्यक्ति था जो कहाँ आया था? भारत के पश्चिमी तट पे आया था, ठीक है, भारत के केरल के पश्चिमी तट पे आया था। उसका कौन था बंदरगाह था? कालीकट बंदरगाह था। यहाँ पे किससे मुलाकात हुआ था उसको? जमोरिन से मुलाकात हुआ था ना। जमोरिन से भेंट करने के बाद मसाला उसाला लाद दिया गया इसके नाम पर, नाम लग चला गया अपना। हजार वहां पर बेचा तो बहुत ज्यादा उसको मुनाफा हुआ, 62 गुना, है ना, 62 गुना उसको मुनाफा हुआ। तो हमारे कहने का मतलब एक वास्को डिगामा काहे के लिए आया था? पहला व्यक्ति कौन आया? पुर्तगाल से पहला व्यक्ति भारत कौन आया? कहाँ थे? भारत, समझो क्या लिख रहे हैं? जो भारत आ सकता है, जो व्यक्ति भारत आ सकता है, क्या इसके आसपास के क्षेत्र वियतनाम लाओस में नहीं जा सकता है? जा सकता है, घूम, ये मसाला के लिए, व्यापार करने के लिए है। तो व्यापार करने के लिए देखेगा ना बाजार कहाँ है, क्षेत्र कहाँ पे है, विस्तार है। तो यहाँ के साथ साथ कहाँ घूमा? वो हिंद सिंह में घूमा, समझ रहे हो? कौन घुमा? वास्को डिगामा, चाहे कोई भी पुर्तगाली, मतलब पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली स्पेशल एक भारत में नहीं गए थे, क्योंकि आसपास जितने इलाका थे सब में वो लोग मसाला ले गया, व्यापार किया अपना। तो पहला व्यक्ति कौन आया? सॉरी, पहला कौन आया देश के लोग? कौन देश के लोग आए? पुर्तगाल के लोग आए। यानी अगर देखेंगे हिंद चीन पहुंचने वाला व्यक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, ठीक है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। यही पेपर पूछेगा, ये नहीं पूछेगा वास्को डिगामा आया था, ये नहीं पूछेगा। आप समझिए वास्को डिगामा ही आया था। कहाँ के था? तो पुर्तगाल का था। तो उससे आदमी ना बना के मिला के रखता है दोनों को, मिला, समझ रहे ना?
अरे गलती का हफ्ता खाई लिए। मैं दोनों कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट कर लो उसको, कनेक्ट करने के बाद उसको याद रखो। जिससे कहने का मतलब वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। इसका मतलब वास्को डी गामा पहले भारत आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पुर्तगाली ही आए थे। जितना आसपास का इलाका था उसमें कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो हिंद चीन में भी पुर्तगाली गए थे पहले, ठीक है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी को क्या कहते थे? कौन थे? पुर्तगाली। तो इसको नोट मैप करिएगा। कौन थे बाबू? पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बालक। कहा तू लड़ाई करता, झगड़ा करता, तू लोग फालतू कर रही। संतरा बाबू, संत रहिए आप लोग, सुनिए। तो पुर्तगाल पहला ऐसा देश था जो हिंद चीन पहुंचा था। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली। बस वास्को डी गामा कहाँ बन? घरे बन। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। उसके बाद कौन आया? डच आया। डच भी काहे के लिए आया? व्यापार करने के मतलब से ये भी आया, समझ रहे हो ना? ये भी काहे लिए आया? फिर है इंग्लैंड वाला। इंग्लैंड के महारानी रही कौन? एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। वो महारानी थी, उन्हें चार्टर पे साइन कर दिया, बोल दिया ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुल गई वहां पे लंदन में 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी खुला। बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी खुलने का मेन मोटिव ये था कि वो जा करके एशिया से व्यापार कर सकता है। उसी को एक अधिकार मिला था उस देश में। पहला कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको अधिकार मिला था कि आप जाकर के एशिया से व्यापार कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो भारत कौन आया आपका? भारत ही पहले आया था। सॉरी, भारत नहीं, जैसे भारत में पहले आया कौन थी बेअथी करने के लिए, उपनिवेश बनाने के लिए? इंग्लैंड आया था। भारत में कौन आया था? इंग्लैंड आया था। इंग्लैंड में पहले जो उतरे थे लोग, जो व्यापार किए थे, कहां से किए थे? सूरत से किए थे। जो इंग्लैंड के, जो लंदन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो कहां से व्यापार करना शुरू किया था? सूरत से। लेकिन अधिकार नहीं किया था, बल्कि अधिकार करने के लिए कहां चला गया? फिर से गया बंगाल में। बंगाल पहले एक ही था, हम बताए थे ना आप लोग को, पढ़ाए ना। बंगाल पहले क्या था? एक ही था। बंगाल के कब विभाजन कब हुआ था? अलग अलग कब हुआ था? 5 में हुआ था, 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था, ठीक है। समझ भाई। तो बंगाल में जो था, बंगाल में हम लोग का जो देश था, तो देश में गुलाम बनाने का, जिस क्षेत्र पर अधिकार करने का विस्तार कहां से शुरू हुआ था? बंगाल से कहिएगा। व्यापार कहां से शुरू हुआ था? पहला सूरत से हुआ था। लेकिन गुलाम कहां से बनाना शुरू किया था? बंगाल से। बंगाल के नवाब थे एक, जिनका नाम था अली खान था, एक मुर्शी खान था, अली ना, लेकिन मेन था वो सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला नाम था। वहां के नवाब थे बंगाल के। समझ रहे हैं आप लोग? नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के ही अथी में जब शासन करते थे, वहां बंगाल में नवाब थे, तो उनके अधिकार में सब क्षेत्र था। तो धीरे धीरे क्या किया कि इससे थोड़ा सा नकजक हो गया। जैसे इनका काम था कि टैक्स लेना था, उसको बोलते हैं राजस्व वसूली। राजस्व होते हैं ना, राजस्व बोलते हैं। राजस्व में क्या होता है? भूमि का टैक्स। भूमि का टैक्स क्या कहते हैं? राजस्व। बताएंगे आप लोग को पॉलिटिक्स में, आप ध्यान दिए। तो अंग्रेजों के किससे नकजक हो गया? सिराजुद्दौला से नकजक हो गया। ये बोले कि टैक्स दीजिए, टैक्स दे नहीं आ रहा था। तो दोनों में क्या हो गया? युद्ध हो गया। इस युद्ध को क्या कहते हैं? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। अब पहला क्रांति जो अंग्रेजों के खिलाफ था भारतीय द्वारा, 1857 की था, मेरठ में। 1857 की क्रांति मेरठ में शुरुआत हुई थी। लेकिन पहला अधिकार किस पे किया था? बंगाल पे किया था ना। बंगाल पर अधिकार किया, कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था बंगाल में। कब किया था? तो प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया था 1757 में, है ना। तो 1757 में हारने के बाद किस पर अधिकार कर लिया? बंगाल पर अधिकार करना शुरू कर दिया अंग्रेज। उस समय अंग्रेज को था ना, मेन जो लीडर था उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद जो बंगाल का तोड़ दिया, कौन तोड़ा था? लॉर्ड कर्जन था, 1905 में तोड़ दिया था पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, है ना। खैर उसको पढ़ेंगे आप लोग 4th चैप्टर में। तो हमारे कहने का मतलब है कि पहले आया कहाँ? सूरत में व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन हम लोग के कहा पहले गुलाम बनाना शुरू किया? बंगाल में। हम लोग भारत में नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हिंद चीन के बारे में पढ़ रहे। समझ रहे हो? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग हिंद चीन में। तो हिंद चीन में इंग्लैंड नहीं जाए थे, पहले गए थे बट व्यापार किए थे खाली। हिंद चीन जगह किए थे, व्यापार किए थे। हम भारत नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंद चीन। बताइए, हिंद चीन में इंग्लैंड क्या करने गया था? व्यापार करने के लिए। उसके बाद कौन गया था? ये भी गया था कहाँ के लिए? लेकिन व्यापार फ्रांस सोचा ना कि हम सबसे कहा निकल जाए, आगे निकल जाए। फ्रांस
फ्रांस सोचा कि हम सबसे क्या निकल जाए, आगे निकल जाए। उसके अंदर प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कर रहा था सबका कि इंग्लैंड जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आगे बढ़ गया, अन्य यूरोपीय कंपनी आगे बढ़ गई, तो उन सबसे हम आगे बढ़ जाए। तो सबसे आगे बढ़ने के चक्कर में हिंद चीन पर अपना क्या करना है, अधिकार दे करने लगा, क्षेत्र पर अधिकार करना शुरू कर दिया कि अगर हमारा जमीन रहेगा, हमारा भूमि रहेगा, हमारा कंपनी रहेगा, हम अपने से किसी को खटवाएंगे चाहे काम करवाएंगे तो अपने हिसाब चलाएंगे सब चीज को। ठीक है, तो पूरा जो आपका मैनेजमेंट है कौन चलाने के लिए राजी हो गया, ये फ्रांस छोड़ जाएगा, हम टोटल का मैनेजमेंट हम हैंडल करेंगे। तो इसके उपलक्ष्य में देखा कि सबसे आगे निकलना है हमको, तो सबसे आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अधिकार करना पड़ेगा। इसने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया हिंद चीन में, है ना। तो हिंद चीन में अधिकार किसका हो गया, पूरा फ्रांस का अधिकार। अभी हम बोले ना मंचूरियन के बाद कौन आ गया था, फ्रांस आ गया था। तो पूरा के पूरा जो आपका हिंद चीन था उस पर किसका अधिकार हो गया मेरे भाई, फ्रांस का अधिकार हो गया। फ्रांस का अधिकार क्यों हुआ, क्यों सोचा था कि सबसे हम आगे निकल जाए। आगे निकलने के चक्कर में एक गांव खरीदने लगा, हमने के भारत में ही हो रहा था, एक गांव में खरीद लेता था वो लोग। जहांगीर से उस समय था, मुगल था यहाँ पे, तो मुगल से पैसा देके कुछ कुछ है गाँव के गाँव खरीद लेता। तो फ्रांस में यही करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे अपना पूरा विस्तार कर लिया उससे चीन में, है ना, सॉरी कहाँ पे बाबू, हिंद चीन में। हिंद चीन में किसका अधिकार हो गया, फ्रांस का। तो आप ये देखिएगा, पुर्तगाल सिर्फ व्यापार किया, डच सिर्फ व्यापार किया, इंग्लैंड सिर्फ व्यापार किया, लेकिन फ्रांस क्या बना दिया, उपनिवेश बना दिया, गुलाम बना दिया किसको, हिंद चीन पे ना। बाकी सबका सबका करने आया था, व्यापार करने के लिए आया था। सब पूछेगा पहले व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली, उपनिवेश बनाए कौन, फ्रांस, है ना। तो आगे बढ़ेंगे कि फ्रांस को उपनिवेश बनाने का क्या क्या कारण था। बाबू इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, कुछ पॉइंट छूटेगा इसमें, कोई पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, फ्रांस ये सब आए थे, अपना अपन देखे कौन कौन आया था। इसके बाद क्या पढ़ना हमको बाबू, है ना, क्या उद्देश्य था फ्रांसीसी, बस वही पढ़ के हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। इसको उतार लीजिए आप लोग पहले। देखिए बाबू, हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला आप लोग का ये हो जाएगा आपका, देखिए जो आपका ये फ्रांसीसी आए थे तो उनका पहला उद्देश्य क्या होगा, सोच के देखिए पहला उद्देश्य क्या होगा, व्यापार करना उद्देश्य होगा। तो पहला उद्देश्य क्या था हम लोग का, ये लोग अपार लाभ कमाना चाहते थे, अपार लाभ कमाना चाहते थे। जैसे जो आपका हिंद चीन था ना बाबू, हिंद चीन बात ना बीच में क्या करते पागल लेखा, सीधा बैठ सुनिए क्या बता रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब क्या करते हो, क्लास डिस्टर्ब रहता है। रबर, चावल, अन्य जितना भी था चीज वहां पे हिंद चीन में बहुत अधिक विशाल मात्रा में था। तो फ्रांसीसी क्या चाहते थे कि अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं हम, उससे व्यापार करें। ठीक है, तो व्यापार करते थे बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग, व्यापार करने के उद्देश्य से पहला बार आए थे। पहला बार फ्रांसीसी क्यों आए थे बाबू, थोड़ा देर मत कर बाबू, थोड़ा स्पीड आओ, ऐसे करके दूसरा का उद्देश्य बढ़ता है। पहला क्यों आए थे, व्यापार के उद्देश्य से, है ना, क्योंकि हिंद चीन अधिक समृद्ध था, संसाधनों से भारी था, पूरा वहां से अपार लाभ कमाना चाहते थे। कौन लाभ कमाना चाहते थे, फ्रांसीसी ना। लाभ कौन कमाना चाहेगा, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी का पहला मेन मोटो क्या था, लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। लाभ कैसे कमाया जाए, तो व्यापार करके कमाया जाए। उसके मन में फिर और एक विचारधारा आया कि अगर लाभ कमाएंगे तो किसके लिए कमाएंगे। तो आपका पहला क्या है बाबू पॉइंट्स, डच और ब्रिटिश जैसे अन्य यूरोपीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है ना। ब्रिटेन जैसी, जैसे देखो अधिक लाभ, ए बाबू चुप रहना भाई थोड़ा सा। दूसरा आपका डच और ब्रिटेन बाबू, चाहे ब्रिटिश लिख देते हैं। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, कंपटीशन, ठीक है। और आपका किस लिए आए थे, उद्योग के लिए आए थे, कच्चा माल के लिए आए थे। तो हम पहले बता दें व्यापारिक उद्देश्य से आए थे, अधिक लाभ कमाने के लिए, ठीक है, बाजार के लिए आए थे, है ना, कच्चा माल के लिए आए थे। लेकिन फिर उनका फिर एक और दिमाग लगा कि ठीक है हम अन्य यूरोपीय कंपनी से प्रतिस्पर्धा करेंगे। कब करेंगे प्रतिस्पर्धा, जब से हम अधिक से अधिक लाभ नहीं कमाएंगे तो कैसे कर सकते हैं प्रतिस्पर्धा, है ना। तो फिर उनका था धार्मिक उद्देश्य था, क्या था,
है ना। धार्मिक उद्देश्य क्या था? तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। किस धर्म का प्रचार प्रसार करना? ईसाई। समझे? यहाँ पे ईसाई धर्म थोपना चाहते थे, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए क्या कर दिया? ये भी धार्मिक उद्देश्य हो गया एक तरह से, नहीं हो गया? और एक क्या था आपका? पिछड़े देशों के सभ्य और विकसित बनाना। जैसे ये कहना था, ये कहते थे वहां पे, जिससे हिंद चीन में कौन बोलते थे? फ्रांसीसी बोलते थे कि आप लोग को आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान का नॉलेज देंगे, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं था। बल्कि वो क्या चाहते थे? अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता थोपना चाहते थे उल्टा। झांसा क्या दिया कि आपको आधुनिक मतलब मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग को बताएंगे, लेकिन ऐसा था नहीं था। वो क्या चाहते थे कि अपनी भाषा थोप दो उस पे, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति सब थोप दो उस पे। इसका मेन मोटो यही था। तो हम लिख सकते हैं यह क्या देते थे बाबू? सभ्य बनाना, यह पिछड़े देशों को विकसित और सभ्य बनाने के लिए कहते थे। लेकिन ऐसा बात था चार हो गया ना? और कुछ बताइए। राजनीतिक उद्देश्य क्या होगा? और एक उद्देश्य हो सकता है कि वो एशिया में अपना दबदबा बनाना दबदबा बना रहा था। दबदबा समझते हैं ना? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो वही है। तो एशिया में एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना, पूरा एशिया में प्रभाव बढ़ाना। सबसे आगे रहेंगे तो सब हमको पूछेगा, नहीं होता है? तो ये 5 आप लोग को लिख लीजिएगा। व्यापार के उद्देश्य से आय अधिक लाभ कमाने के लिए। कहाँ लिखवाए आप? लाभ कमाने के लिए थे। डच और ब्रिटेन जैसी अन्य यूरोपीय कंपनियों से समझो तक। अरे भैंस कहीं था। डच और ब्रिटेन जैसी अन्य यूरोपीय कंपनी से प्रतिस्पर्धा करना। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या? अन्य जो बड़ा बड़ा कंपनी है उससे ये कंपटीशन करना चाहता था। कंपटीशन के चक्कर में हिंद चीन को पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। समझे आप लोग? तो कंपटीशन के चक्कर में सब पे संसाधन पर अधिकार कर लिया। कौन? फ्रांसीसी। किस पे? हिंद चीन पे। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक उद्देश्य भी इसका था। क्या था? कि हम ईसाई धर्म को इसमें पूरा फैला दे, अपना धर्म फैला दे, पूरा अपनी भाषा फैला दे। यह पिछले देशों को खाली ये बोलता था कि हम आप लोग क्या देंगे? आधुनिक शिक्षा, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान देंगे, आप लोग सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन कौन भाषा में? अपन भाषा में। मतलब अपनी भाषा को थोपना चाहता था। समझे? अपनी कल्चर सब। तो कौन थोपता है? जो पूरी तरह से अधिकार कर रहा था तब थोपेगा जी। तो पूरा तरह से अधिकार कर लिया किस पे? हिंद चीन पे ना। तो इसका मेन ये सब उद्देश्य था। एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना। यह एशिया में अपना क्या करना चाहता था? प्रभाव बढ़ाना चाहता था पूरे एशिया में। हिंद चीन छोड़ो ना, पूरे एशिया में बढ़ाना चाहता था कि हम सबसे ऊपर हैं, सबसे आगे रहेंगे। यही इसीलिए आ गया सब। पहले पुर्तगाली आया, डच आया, उस चक्कर में वो इतना कमाता, हम चलो ना होता ऐसा। वो भी आ गया, उसके चक्कर में ये भी आ गया। धीरे धीरे सब आ गया, लूट लिया पूरा भारत को, कंगाल भिखारी बना दिया है। क्या कीजिएगा भाई मेरे? उसके जैसे पागल रहेंगे तो क्या होगा? ध्यान लगाइए। तो इसको कल बाबू, कल मिलेंगे फिर से हम लोग, ठीक है ना? यहाँ तक उतारिए आप लोग।